हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले टॉपिक में हमने कंस्ट्रक्टर का शुरुआती टॉपिक्स पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद डिफ़ॉल्ट के बाद में ओवरलोडिंग के बाद में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर। यदि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको इसके नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसे ऐसे ही याद रख सकेंगे, बस आपको ध्यान से देखते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू हो रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए लिख के रखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरा ऑब्जेक्ट का उपयोग करके इनिशियलाइज करता है। तो इसका ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप के बाद में मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे जो बात लिखी है कि ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट का उपयोग करके इनिशियलाइज करता है, मतलब क्लास एक ही है हमारे पास में, जिसका नाम हम मान लीजिए रख देते हैं पॉइंट। इस पॉइंट में हमने दो प्राइवेट वेरिएबल्स लिए और एक और हमने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने दो वेरिएबल पास कर दिए, x1 और x2, x1 और y1। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे इसे एक्सेस कर दबा दे रहे हैं ताकि ये जो प्राइवेट मेंबर्स है क्लास के ये पब्लिकली एक्सेस हो सकें। फिर अब हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, कॉन्स कीवर्ड का यूज़ करके पॉइंट %p2 लिख रहे हैं और यहाँ पे हम x को वैल्यू दे रहे हैं p2.x और y को दे रहे हैं p2.y। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है ये क्या करेगा, ये इनकी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, मतलब कॉपी कर लेगा। बस इतना ही सही कंसेप्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक getX नाम का फंक्शन बनाए जिसमें रिटर्न x कर रहे हैं और एक getY नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिससे हम y रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद में हम मेन फंक्शन कॉल करते हैं, पॉइंट का p1 डिक्लेयर करते हैं। ये p1 ऑब्जेक्ट है पॉइंट क्लास का। यहाँ पे हम 10 और 15 जो है ये क्या कर दे रहे हैं, उसमें पास कर दे रहे हैं। तो ये 10 और 15 जो है सीधा x के पास में जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं p2 नाम का, जिसको हम = p1 लिख दे रहे हैं। तो आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। तो यही C++ की खासियत है कि मैसेज पासिंग एक्चुअली में इसी को कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में मैसेज पासिंग भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको मैसेज पासिंग का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि p1 के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो p2 के पास में असाइन हो जाएंगे। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, p1 की वैल्यू को जिस तरीके से प्रिंट करा पा रहे हैं p1.getX से, उसी प्रकार p2 की वैल्यू को भी यहाँ पे हम p2.x लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो x की वैल्यू है इसको p2 भी एक्सेस कर सकेगा, इसलिए p2 जो है getX को भी एक्सेस कर सकेगा और p2.y जो है वो p2.getY को भी एक्सेस कर सकेगा। तो इसे रन करके देखते हैं। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो प्रोग्राम हमने समझा उसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने आउटपुट। यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू मैंने 10 ली है तो 10 आ गया, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी ये CC2 जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर है और वेरिएबल 1 जो है ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। p1 p2 की जगह मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 और वेरिएबल कॉपी कंस्ट्रक्टर की जगह यहाँ पे CC2 ले लिया है। तो उम्मीद है आपको ये कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। तो ये प्रोग्राम का जो कोड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप चाहें तो मेरे ब्लॉगर पे जाके भी, मैं अपने ब्लॉगर की लिंक दिया हुआ नीचे, हम वहाँ पे भी जाके इस प्रोग्राम को ढूंढ के इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की ओर। दूसरा टॉपिक है आज का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आसान कंस्ट्रक्टर कोई सा नहीं होता, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है ये केवल इसे प्रारंभिक मान, मतलब जो इनिशियल वैल्यू हम देते हैं अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को, तो यदि क्लास में ही हम किसी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो इनिशियल वैल्यू देने के लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लास बनाई, इसका नाम हमने dconst रखा है। dconst मतलब डी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे प्राइवेट में num1 और num2 ले लिया, और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो जब इस कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे इन्वोक करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन के द्वारा हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। तो जैसे ये इन्वोक होगा तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो केवल इसका यही काम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि वेरिएबल को इनिशियलाइज आप कर सकते हैं। नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टर होता है आपको पता होगा
कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती हैं ये 0 होती हैं, लेकिन यदि आप इसे कोई वैल्यू दे के इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है जिसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सेम प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने 10 और 20 वैल्यू ली है, ये वैल्यू जो है प्रिंट हो गई। तो ये भी जो कोड है ये भी मैं आपके सामने प्रिंट कर दूंगा, आप नीचे से कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। फिर आता है आपका ओवरलोडिंग का कंस्ट्रक्टर। ओवरलोड करने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका नोट्स नहीं लिखा है। ओवरलोड करने का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर आपका एक ही रहेगा, कंस्ट्रक्टर आपके यहाँ पे मल्टीपल रहेंगे, लेकिन पैरामीटर हम बदल के क्या कर सकते हैं, इससे दूसरे काम करा सकते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स को अगर आप चेंज कर दें तो कंस्ट्रक्टर आपका वही रहेगा। यहाँ पे जैसे ओ कांस्ट नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर लिया है जिसके द्वारा मैं इसे इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, तो आप इसे चाहें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ओ कांस्ट को यहाँ पे 2 वेरिएबल पास करा दे रहा हूँ, ए और बी, और यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करा के एरिया के अंदर में वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ। तो एरिया जो है इसका प्राइवेट, आप बोल सकते हैं कि इसका एरिया जो है पब्लिक वेरिएबल है। और एक जगह जब हम बिना किसी आर्गूमेंट के इसे कॉल करेंगे ओ कांस्ट को, इस कंस्ट्रक्टर को, तो ये क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा। और जब हम इसमें आर्गूमेंट पास करा देंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करेगा। यहाँ पे डिस्प्ले हम एक फंक्शन बना दिए हैं जिसके द्वारा हम इसका डिस्प्ले करेंगे। अब देखिए इस क्लास का हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें ओ और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करें O2। ओ में हमने कुछ भी नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है जब ओ डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। और जब यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे 12, तो जो a इंटू बी था वो हमने यहाँ पे पास करा दिया a इंटू बी के फॉर्म में। तो O2 डॉट डिस्प्ले करने से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 144 प्रिंट कर देगा। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल और रन कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 0 और 144 जो है आउटपुट आ गया, क्योंकि 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है। तो ये हो गया आपका ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। इस एग्जाम्पल को आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं जिसे आप इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्टर के साथ में डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना। तो ये काफ़ी मैंने थोड़ा सा फनी बनाने का कोशिश किया है, पर पहले समझ लेते हैं डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। देखिए डिस्ट्रक्टर जो होता है, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो जब आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई ABC नाम की। क्लास बनाने के बाद में हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि यो बॉयज़ आई एम अ कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे हम एक डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। डिस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट साइन सामने लगाना पड़ता है। जैसे कंस्ट्रक्टर में आप कुछ नहीं लगाते, वैसे डिस्ट्रक्टर में आपको क्या करना पड़ता है, एक कॉम्प्लीमेंट साइन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा यो बॉयज़ आई एम अ डिस्ट्रक्टर। ओके, अब जब मेन फंक्शन आएगा और मेन फंक्शन में हम इसका एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जैसे इनिशियलाइज होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस फंक्शन को जो मैसेज हमने दिया हुआ है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन मेन इज टर्मिनेटिंग। तो एक्चुअली में ये जो यो बॉयज़ हम कंस्ट्रक्टर है ये कब प्रिंट हो जाएगा, आप सभी को पता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन करने के लिए ही हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में सीखा है। तो जैसे ही आप CC1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका यो बॉयज़ लिखा हुआ है ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद में फिर मेन फंक्शन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये जो फंक्शन मेन इज टर्मिनेटिंग मैसेज लिखा है ये प्रिंट होगा। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसकी खासियत है। डिस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे केवल डिफाइन किया है। तो अब इसके द्वारा ये जो स्पेस बना हुआ है कंस्ट्रक्टर के द्वारा, इसको ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और रिलीज़ करने के बाद अब क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा कि आई एम अ डिस्ट्रक्टर। तो जब आप इसे रन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला आपका मैसेज आ रहा है ये आपके इनिशियलाइजेशन के दौरान हो रहा है कंस्ट्रक्टर के, ये मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रक्टर का वाला जो मैसेज है ये प्रिंट हो जा रहा है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है। आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज इसको बदल के अपने तरीके से कोई भी आपको जो भी मैसेज पसंद हो लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइजिंग, डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, इन्वोकिंग, आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप मेन फंक्शन इस टर्मिनेटिंग करके इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आपका डिस्ट्रक्टर। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट बताऊंगा। मैंने आपको बताया, यदि आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल समझना हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं C++ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करिए और डिसलाइक करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।